Hello, dear students. I welcome you all for the new part 6 of the same chapter which was going on in history of class 8th. Chapter was from trade to tertiary. Part 6 we are going to do, and I know this chapter is very lengthy, so we have to complete this chapter in parts. So let us move on to the topics for discussion. Today's topics for the discussion. You know it very well that I've completed the previous parts, and the last part I've covered the topic which was Maratha Wars. The third Anglo-Maratha War तक हमने आपको पूरा करा दिया था, टॉपिक पूरा करा दिया था. Now we are going to start the topic which is the Anglo-Sikh Wars. Okay, we'll start with the Anglo-Sikh War, right? The death of Maharaja Ranjit Singh of Punjab in 1839 was followed by the period of instability of which the British took advantage. You know it very well कि British बस advantage लेना चाहता था, बस फायदा अपना समझना चाहता था कि कहीं से उसका एक्सपेंशन और आगे बढ़ जाए. तो जहां भी उसे फायदा दिखता था वो अपना एक्सपेंशन बिल्कुल कर देता था. महाराजा रंजीत सिंह के एक्सपायर होने के बाद, डेथ होने के बाद उनको पता लग गया कि अनस्टेबिलिटी हो चुकी है उस एरिया में, उस रीजन में. तो ब्रिटिश ने सोचा उसका एडवांटेज उठाया जाए, और द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ब्रोक आउट व्हेन द सिख आर्मी ट्राइड टू क्रॉस द सतलज टू ऑक्यूपाई लाहौर. द ब्रिटिश डिफीटेड देम. ब्रिटिश ने उनको डिफीट कर दिया, सिख आर्मी को, और क्योंकि वो लाहौर कैप्चर करना चाह रहे थे सिख, एंड दे जस्ट ऑक्यूपाइड, मतलब दे वर हैविंग लाहौर थिंग्स, एंड उन्होंने उनकी आर्मी को भी ऑक्यूपाई कर लिया था. सो द सिख हैड टू पे अ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी. You have to the meaning of indemnity is security or protection against the losses or other financial burden. So जो financial burden ब्रिटिश आर्मी को हुआ था उस वॉर के अंतर्गत, वो उन्हें सिख आर्मी को बियर करना पड़ गया. एंड गिव ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर टर्जरी, अपनी टर्जरी के सारे पार्ट्स देने पड़ गए. व्हेन द ब्रिटिश अक्यूज्ड रानी जिंदन of anti-British activities and removed her from power. ब्रिटिश एम्पायर ने रानी जिंदन को हटा दिया था, जिसके वजह से जिसकी वजह से सिख was in the revolt form. Lord Dalhousie declared war on the Sikh in 1949. They were defeated and the British annexed Punjab. उस वॉर के खत्म होने के बाद ब्रिटिश का कंट्रोल पंजाब की तरफ कंप्लीटली होल सोल तरीके से हो गया था 1849 के बाद, एंड दे स्टार्टेड रूलिंग इन पंजाब आल्सो. सो यू नो दिस वेरी वेल कि हल्के हल्के करके, धीरे धीरे करके ब्रिटिश अपना एक्सपेंशन कैसे बढ़ा रहा था और कैसे कर रहा था. टुमारो आई विल बी शोइंग यू द मैप आल्सो, जिसमें आपका ब्रिटिश का जो शासन है, आप अपने बुक के पेज नंबर 22 पे देख सकते हैं. जिस तरीके से ग्रीन एरिया आपके इंडिया के मैप पे फैला हुआ है, वही आपका ब्रिटिश का पूरा तरीके से एक्सपैंडेड एरिया था इंडिया पे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेशन विच इज सिंध एंड अफगानिस्तान. सिंध एंड अफगानिस्तान. In 1809 a treaty was signed with the amirs, the rulers of Sindh, who promised not to let the French pass through their territories. So एक बॉन्ड साइन हुआ था फ्रेंच के बीच में और सिंध के लोगों के बीच में, who promised not to let the French pass through their territories if the British promised not to transport arms through Sindh. So इसका एक कॉन्सेप्ट ये था कि एक ट्रीटी ऐसी साइन हुई थी जिसमें सिंध ने प्रॉमिस किया था कि हम फ्रेंच को अपनी टर्जरी से पास नहीं होने देंगे अगर आप एज अ ब्रिटिश प्रॉमिस करते हैं हमें कि आप सिंध में अपने आर्म्ड फोर्सेस लेकर नहीं आएंगे. हाउएवर इन 1839 ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस मूव टू अफगानिस्तान वाया सिंध. उन्होंने वही चीज करी जो उन्होंने मना किया था कि सिंध से लेकर वो अफगानिस्तान गए with their armed forces. In 1843 Sindh was annexed
सिंध वॉज एनेक्स का मतलब हुआ सिंध पर भी ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था, इनडायरेक्ट कंट्रोल. In early 1840s, the EEIC fought a prolonged war with Afghanistan and established indirect rule there also. So, in short, ब्रिटिश की एक एक्सपेंशन पॉलिसी थी जहां उन्हें लगता था कि जहां कमजोर इलाका है तुरंत हमला कर दो और तुरंत अपने कंट्रोल में उसे ले लो, कंट्रोल में ऐसा कोई रूलर वहां पे बिठा दो जो कि पूरी तरीके से अंडर द कंट्रोल ऑफ EEIC हो. So this was all about the process, the policy what EEIC was following. So let's read about the next topic, which is expansion through the doctrine of lapse. The doctrine of lapse was an annexion policy devised by Lord Dalhousie, the Governor General of India between 1848 and 1856 तक. लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के अंदर EEIC के. अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती थी, हम आपको समझा रहे हैं. द रूलर्स ऑफ द इंडिया princely states tertiary under subsidiary alliance with the British and those without a natural heir to the throne had to take permission from the British to adopt an heir. अब ये बहुत ध्यान से समझने का पॉइंट है, ऐसे रीडिंग में नहीं क्लियर होगा. आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू. इसमें क्या था कि जो भी इंडिया की टर्जरी है जिसमें प्रिंस लीड कर रहा है, जिसमें कोई नेचुरल हायर नहीं है. नेचुरल हायर मतलब कोई ऐसा रूलिंग पार्टी नहीं है, रूलिंग कोई लीडर नहीं है, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश से कि कौन वो अडॉप्ट कर रहे हैं, किसको वो बना रहे हैं. पहले अप्रूव करेगा ब्रिटिश, उसके बाद रखा जाएगा उसे. नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश हैड टू द राइट टू सैनेक्शन और रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज सच एन अडॉप्शन. अब नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है ब्रिटिश के पास एक कंप्लीट राइट थी कि वो पेनल्टी लगा सकते थे अगर कोई भी लॉ फॉलो नहीं हो रहा था और उनके हिसाब से अडॉप्शन नहीं हुआ था एक किसी थ्रोन के प्रिंस का. सो नेक्स्ट पॉइंट, द टर्जरीज ऑफ रूलर्स हु वर विदाउट अ मेल हायर, मेल लीडर जो कहलाता था, वर एनेक्स्ड इफ द अडॉप्शन वाज नॉट सैंक्शन. अगर कोई भी रूलर टर्जरी का कोई मेल रूलर लीडिंग नहीं है या नहीं बनाया जाता है तो वो टर्जरी पूरी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगी. ब्रिटिश अपना वहां पे राज्य स्थापित कर देगा. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट तो कंट्रोल ब्रिटिश का ही था, बट डायरेक्टली उस चीज को वो लीडर अपना कोई हायर करा देगा वहां पे, अगर उससे पूछ के ये चीज हायर नहीं हुई तो. This took away the long established right of the Indian rulers without an heir to choose or adopt a successor. ये एक पॉलिसी जो चली आ रही थी, हम जानते थे कि जैसे अगर फादर लीडर है या फादर किंग है तो ऑब्वियस ही बात है जब फादर एक्सपायर हो जाएगा तो उसका बेटा या उसका कोई रिलेटिव, अगर बेटा नहीं है तो वो थ्रोन संभालता है. तो ये पॉलिसी बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दी थी कि उनकी पॉलिसी ये थी कि पहले आप चूज करें फिर हमें बताएं. आई फील लाइबल, इफ ही इज लाइबल टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन दे विल हायर. द कंपनी एनेक्स द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सरतारा, जतीपुर, संबलापुर, नागपुर, झांसी एंड अवध यूजिंग दिस डॉक्ट्राइन. इस डॉक्ट्राइन को यूज करते हुए उन्होंने ये सारी जो हमने आपको छोटे स्टेट्स और सिटीज जो बताई हैं आपकी, वो उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर ले ली थी. लॉर्ड डलहौजी also abolished the titles and pensions of their heirs of children's Indian rulers and annexed their territories. लॉर्ड डलहौजी ने जो पेंशन्स जो बंधी हुई थी, मतलब जो पहले के जो राजा वगैरह जो भी होते थे वो जब अपनी थ्रोन छोड़ देते थे तो उनको एक एज अ पेंशन उनके जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उनको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट दिया जाता था जिससे कि दे कुड लिव अ गुड लाइफ. बट वो भी लॉर्ड डलहौजी ने वो चीज खत्म कर दी थी. जो चिल्ड्रंस थे जिनको
अच्छी केयर के साथ रखा जाता था एट दैट टाइम इंडियन रूलर्स के, वो भी उन्होंने प्रॉपर्टी हटा दी बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी ने. एंड ही एनेक्स दैट टर्जरीज. अगर कोई लीडर विदाउट हायर के है, विदाउट थ्रोन के है, विदाउट किंग के है, तो वो कंप्लीटली वो अपने अंडर कंट्रोल में कर लिए थे. सो इस तरीके से तंजौर एंड कार्नेटिक इसी मैनर में उन्होंने अपने एनेक्शन में ले लिए थे. व्हेन पेशवा बाजीराव सेकंड डाइड, पेंशन वाज डिनाइड टू हिज अडॉप्टेड सन नाना साहिब. द इंपीरियल टाइटल ऑफ मुगल एम्परर वाज अबॉलिश्ड. कंप्लीटली मुगल टाइटल का जो ठप्पा था वो हटा दिया गया था. पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन नाना साहेब थे, उनकी भी पेंशन खत्म कर दी थी लॉर्ड डलहौजी. सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और लॉर्ड डलहौजी ने प्रॉपर्टीज बनाई थी. सो लेट अस start about the next topic, which is administrative structure under the British. I will just give you a brief notice about this topic. असल में टॉपिक जो होगा कलेक्टिवली हम कल स्टार्ट करेंगे. आज आपको खाली ब्रीफ दे देते हैं इस टॉपिक की छोटी सी. In order to administrator its newly acquired territories, the British evolved an effective system of administration. The British territories were divided into 3 presidencies: Bombay, Bengal and Madras. The Governor General was to be the supreme head of administration. उनकी administration को 3 parts में divide कर दिया गया था. And Lord Dalhousie at that time, he was leading the administration. Everything was controlled under his hands. The British Parliament passed various administrative acts such as Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, and the series of charter acts to set up their administrative machineries. So I will be continuing this topic. Go through the previous videos and complete your work. Thank you so much for watching.